देखिए, हमारी जो 8वीं गाथा चल रही है उसमें जो विषय है उस पर विशेष की तरह से ध्यान देंगे। और यहाँ जो बताया है कि जो सत्ता है वो सत्ता कैसी है, वो महासत्ता रूप भी है, अवान्तर सत्ता भी है ना। ये सभी विषय अपन को अच्छी तरह से समझने हैं। तो यहाँ क्या बताया है, देखिए फिर से अपन पीडीएफ शेयर करते हैं। देखिए कौन सा पॉइंट चल रहा था अपना, चौथा। तीसरा, एक वस्तु की स्वरूप सत्ता अन्य वस्तु की स्वरूप सत्ता नहीं है। मतलब आपकी जो सत्ता है वो मेरी नहीं है, मेरी जो सत्ता है वो आपकी नहीं है। आत्मा की जो सत्ता है, मेरे आत्मा की सत्ता है, वो शरीर की सत्ता नहीं है। जो शरीर की सत्ता है वो मेरी सत्ता नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। ठीक है, तो इस तरह जो अवान्तर सत्ता है, अवान्तर सत्ता है, उस दृष्टि से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा कि वो महासत्ता रूप नहीं है, वो अनेक रूप दिखाई देगी। ठीक है, एक वस्तु की स्वरूप सत्ता अन्य वस्तु की स्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिए एक सत्ता को अनेकपना है। अनेक हो गई ना, आपकी अलग, सबकी अलग, विश्व के एक एक अणु की सत्ता अलग 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 अलग। तो सारे जीव, पुद्गल, धर्म धर्म, आकाश काल, सारे द्रव्य अलग अलग हैं, तो अनेक रूप सत्ता हो गई स्वरूप सत्ता की दृष्टि से, स्वरूप अस्तित्व की दृष्टि से। अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से एक है, ऊपर कहा था जो, वही यहां कही हुई अवान्तर सत्ता रूप भी होने से अनेक भी है। लेकिन सत्ता कैसी है, सामान्य विशेषात्मक। ठीक है, सामान्य विशेषात्मक। सामान्य का अर्थ है सत सामान्य देखना, और विशेष का अर्थ है सत विशेष देखना, सबका अलग अलग अस्तित्व देखना। अब चौथा पॉइंट, प्रति निश्चित अर्थात व्यक्तिगत निश्चित पदार्थ में स्थित सत्ताओं द्वारा ही पदार्थों का प्रति निश्चितपना अर्थात भिन्न भिन्न निश्चित व्यक्तित्व होता है। इसलिए सर्व पदार्थ स्थित सत्ता को एक पदार्थ स्थित पना है। अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से सर्व पदार्थ स्थित है, वही यहां कही हुई अवान्तर सत्ता रूप भी होने से एक पदार्थ स्थित भी है। ख्याल में आया? सर्व पदार्थ स्थित है सत्ता, विश्व के सारे पदार्थ रूप है सत्ता, सभी पदार्थों में सत्ता है, और लेकिन एक एक पदार्थ की अपनी अपनी सत्ता है, तो एक पदार्थ स्थित है सत्ता। अब पांचवा बिंदु, प्रति निश्चित एक एक रूप वाली सत्ताओं द्वारा ही वस्तुओं का प्रति निश्चित एक एक रूप होता है। इसलिए सविस्वरूप सत्ता को एक रूप पना है। ये जितने भी यहाँ पर विशेषण ऊपर बताए थे 6, उनके यहाँ पर प्रतिपक्ष बताए जा रहे हैं। वो समझाया जा रहा है कि वहां महासत्ता की अपेक्षा बात कही थी, यहाँ स्वरूप सत्ता की अपेक्षा से बात कही है, अवान्तर सत्ता की अपेक्षा बात कही है। तो यहाँ जब हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि सब वस्तुओं की अपनी अपनी सत्ता है। प्रति निश्चित मतलब एक एक रूप वाली सत्ताओं द्वारा ही वस्तुओं का प्रतिनिश्चित एक एक रूप होता है। ठीक है, इसीलिए सविस्वरूप सत्ता को एक रूप बना है। अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से सविस्वरूप है, मतलब अनेक रूप है, समस्त रूप है, वही यहां कही हुई अवान्तर सत्ता रूप भी होने से, अवान्तर सत्ता रूप भी होने से एक रूप भी है, एक रूप भी है। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूंगा
कि ये दो तरह से बताने का क्या लाभ है। सत्ता का इतना विस्तार किया है तो, और इतने एंगल से, इतने दृष्टिकोण से, 6 तरह से, और 6 के और 6 12 हो गए, प्रतिपक्ष भी है, तो इतने तरह से सत्ता समझाई है, तो इसका क्या प्रयोजन होगा, सोचना है ना। फिर अभी चर्चा करेंगे। अब देखिए 6वां पॉइंट, प्रत्येक पर्याय में स्थित व्यक्तिगत भिन्न भिन्न सत्ताओं द्वारा ही प्रतिनिश्चित एक एक पर्यायों का अनंतपना होता है। इसलिए अनंत पर्यायमय सत्ता को एक पर्यायमयपना है, अर्थात जो सामान्य विशेषात्मक सत्ता महासत्ता रूप होने से अनंत पर्यायमय है, वही यहाँ कही हुई अवान्तर सत्ता रूप भी होने से एक पर्यायमय भी है। ये अनेक पर्यायमय कैसे है महासत्ता कि एक इतनी सारी विश्व के जो द्रव्य है ना, उन सबको हमने एक सत्ता रूप कहा, एक महासत्ता कह दिया, तो वो अनेक अवस्थाओं रूप हो गया, अनेक पर्यायमय एक महासत्ता हो गई। लेकिन सब वस्तुओं की अपनी अपनी पर्याय, सबकी अपनी अपनी सत्ता स्वरूप पर्याय है, अवस्था है, तो वो अलग अलग पर्याय हो गई, सबकी अपनी अपनी पर्याय हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जब हम महासत्ता को देखेंगे, जब अपन पूरे विश्व को एक सत्ता स्वरूप देखेंगे, तो अनंत पर्यायमय ये महासत्ता दिखाई देती है। और जब हम अवान्तर सत्ता रूप या स्वरूप अस्तित्व रूप जब हम वस्तु को, प्रत्येक वस्तु की सत्ता को देखते हैं, तो वह एक पर्यायमय, मतलब एक मेरी सत्ता की पर्याय, एक आपकी, एक आपकी, एक आपकी, एक ऐसे विश्व के सब पदार्थों की सत्ता की एक अवस्था है, वो सबकी अपनी अपनी है, अलग अलग है। तो एक 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 ऐसे अपन इसको समझेंगे। इस प्रकार सब निर्वध्य है, निर्बद्ध है, अर्थात क्या हुआ कि ऊपर कहा हुआ सर्वस्वरूप निर्दोष है, निर्बाध है, किंचित विरोध वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सत्ता के स्वरूप का कथन सामान्य और विशेष के प्ररूपण की ओर ढलते हुए दो नयों के अधीन है। दो नयों के अधीन है, मतलब यहाँ एक तो जो सत्ता मात्र को देखता है ना, ऐसा नय, और एक जो सबकी अलग अलग सत्ताओं को देखता है वो दूसरा नय। एक सत सामान्य को देखता है और एक सत विशेष को देखता है, तो दोनों नए हो गए ना, अलग अलग, तो दो दृष्टियां हो गई। तो दो दृष्टियों से ये बात निराबाध रूप से सिद्ध होती है, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, इसमें कहीं संदेह नहीं होना चाहिए और शंका नहीं होना चाहिए कि ये बात कैसे संभव है। अब इस पर हम और थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो हमने इतनी चर्चा की, तो उसका क्या लाभ हुआ, क्या समझ में आया कि हम इतनी इतनी सारी सत्ताओं की बात कर ली। मूल में तो दो हैं, एक महासत्ता और एक अवान्तर सत्ता। ठीक है, महासत्ता को सादृश्य अस्तित्व कहते हैं और अवान्तर सत्ता को स्वरूप अस्तित्व कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चर्चा हुई 6 बिंदुओं के माध्यम से और उसके प्रतिपक्ष भी समझे हमने, तो इससे हमें क्या फायदा है, मतलब इतना विस्तार से आचार्य ने अस्तित्व को क्यों समझाया है, इसके पीछे आप क्या सोचते हैं, थोड़ा अपने अपने दृष्टिकोण बताइए। हाँ दीदी, क्या आप बताइए कुछ। ये 6 तरह से आचार्य बताया। हाँ, इसमें मतलब ये बताया कि वस्तु का स्वरूप क्या है, प्रत्येक वस्तु का, मतलब प्रत्येक वस्तु है तो वो कैसी है,
मतलब वो नित्य भी है और अनित्य भी है, मतलब द्रव्य पर्याय रूप है। मतलब वो ध्रुव भी है, अध्रुव भी है, और उनकी सिद्धि भी करी है, और एक एक वस्तु की भी सिद्धि करी है। और सारी वस्तुओं में ये सत्ता नाम का गुण सामान्य है, सामान्य भी है और विशेष भी है। तो सामान्य से भी सब वस्तुओं को समझना है और विशेष से भी समझना है। तो अस्तित्व गुण का के बिना तो वस्तु ही नहीं है, इसलिए बिल्कुल। अस्तित्व गुण की सिद्धि बहुत अच्छे से करी है। और ये स्वरूप है और नयों का जो वर्णन है इन सबको समझने के लिए, तो जैन मत में ही ऐसा है कि नयों के द्वारा वस्तु के स्वरूप को समझाया जाता है, बाकी लोग नहीं समझा सकते। लोग बाकी लोग लोग तो तो नयों को मानते ही नहीं है। मानते हैं, तो बिल्कुल। वस्तु का सच्चा स्वरूप वो जानते ही नहीं है। और हम्म। हमारे सामने वस्तु का स्वरूप जैसे सर्वज्ञ के ज्ञान में आया, वैसा क्लियर होने से हम्म। सर्वज्ञ की सत्ता का भी हमको भान होता है, अपने स्वरूप का भी भान होता है, और पर पदार्थों का भी भान होता है कि ऐसा वस्तु का स्वरूप है। इस तरह से पदार्थ अपने अपने स्वरूप में भी है, और अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो सब अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए महासत्ता रूप भी है। मतलब प्रत्येक पदार्थ सादृश्य है, एक सा है, और हम्म। प्रत्येक पदार्थ भिन्न भिन्न भी है, लेकिन हम्म। उनके विशेषताएं उत्पाद व ध्रुव जो 6 पॉइंट लिए हैं वो वही इसी तरह सामान्य का है, और उसका प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष विशेष हम्म। है, और विशेष का हम्म। प्रतिपक्ष सामान्य है। इस तरह हम्म। से दोनों प्रतिपक्ष रूप होते हुए भी वस्तु को टिकाए रखते हैं। तो ये है बहुत सामान्य अच्छा। विशेष अर्थ बिल्कुल। समझने का। मतलब जैसे यदि हमें ये समझ में आ जाए कि सबकी सत्ता समान है, सब सत्ता रूप से सब समान है, मतलब अस्तित्व की दृष्टि से सब समान है, और सबका अपना अपना अस्तित्व है, सबकी अपनी अपनी सत्ता है ना। तो फिर मैं ये सोचूं कि मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता महान है, मैं वो कोई महान तत्व हूं, है ना, ऐसा अहंकार तो अपने आप विलीन हो जाता है। क्योंकि जब सब सत्ता स्वरूप हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं, विश्व के सारे पदार्थ हैं, अणु अणु है, तो कौन छोटा कौन बड़ा? जब सत्ता रूप से देखेंगे तो सब समान है, और स्वरूप अस्तित्व भी की दृष्टि से देखेंगे तो सबकी अपनी अपनी सत्ता है, किसी की सत्ता किसी से कम नहीं है। तो हम अपनी सत्ता को महान समझें और दूसरे की सत्ता को हीन समझें, ऐसी जो छोटे बड़े की भावना है, ये अपने आप दूर हो जाती है अस्तित्व को समझने से, है ना। और भी बातें समझी जा सकती हैं। हाँ जी, निधि जी आप बताइए कुछ। हम्म। हम्म। आपका नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या जी? आवाज क्लियर नहीं आ रही। हम्म। तब तक संगीता जी आप बताइए। पहले तो ना केवल मतलब केवल हाँ। चलिए, संगीता जी आप कुछ बताइए। ये जो प्रकरण हमने समझा है, यदि कोई नया व्यक्ति यहाँ पर बैठा होता है ना, जो तत्व की गहराइयों को नहीं समझता हो या नहीं समझना चाहता हो, तो वो सोचता है क्या कह रहे हैं, सत्ता है, ऐसी सत्ता है, वैसी सत्ता है, महासत्ता है, पर अवान्तर सत्ता है, इतने तरह से है। पहले 6 विशेषण महासत्ता के बताए, पर 6 विशेषण अवान्तर सत्ता के बताए। तो ये सत्ता में क्या है ऐसी बात जो इतना इतना विस्तार करने की जरूरत पड़ रही है? जैसे महासत्ता से सब एक ही है, और अवंतर सत्ता से मैं अलग भी हूँ। मैं अपना काम मतलब मैं अपना अब मेरा अपना अस्तित्व मेरे से है, तो मैं क्या बोलूं? अपनी सत्ता में हम लीन हो जाएं तो आनंद ही आनंद हो। यदि हम दूसरे की सत्ता को कम करने की कोशिश करते रहें, है, या दूसरे की सत्ता को हम हीन समझें या अधिक समझें, है, तो हमारे अंदर दुख ही होगा। हम अपनी सत्ता को समझ लें, और अपनी सत्ता में मैं अपने में स्वयं पूर्ण पूर्ण सत्ता है, ऐसे हम स्वरूप अस्तित्व समझ लें, तो अपनी सत्ता में मग्न हो जाए तो आनंद ही आनंद है।
और दूसरे की सत्ताएं भी अपनी अपने में परिपूर्ण हैं, कोई किसी से कम नहीं है, तो किसी में मान और अपमान और हीनता और दीनता की भावना ही नहीं आएगी। तो कितना आनंद आएगा अंदर में, कितनी समता उत्पन्न होगी। मतलब जब सब वस्तुओं को समान देखते हैं तो समता आती है, और सब वस्तुओं से भिन्न अपनी वस्तु को देखते हैं तो आनंद आता है कि नहीं? और बताइए कोई। निधि जी का नेटवर्क ठीक हो गया, बोलिए। आवाज आ रही है भैया अब? बिल्कुल अब आ रही है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत महिमा आई थी केवल ज्ञान की, कि नहीं तो ये बात जो हमने अभी देखी, सुनी, समझी, ये हमारे अपनी ओरिजिनल उससे सोच से तो नहीं आ सकती थी। और ये पढ़ के अपना ज्ञान भी जो बहुत ही नैरो था वो बहुत व्यापक हो गया है। मतलब अभी जब हमको ये पता चला कि एक महासत्ता नाम का अस्तित्व जो है, मतलब हर वस्तु का अस्तित्व है, अस्तित्व नाम की एक महासत्ता है, तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा व्यापक। अभी मतलब पढ़ते पढ़ते ऐसे सब कुछ दिख रहा था कि हाँ महासत्ता है, फिर ऐसे एक एक चीज की अपनी सत्ता भी दिखाई दे रही थी। तो दृष्टि जो है वो बहुत व्यापक हुई है। और इन सब में से जो मेरा प्रयोजन भूत, मेरा अपना तत्व है, उसकी उसकी सिद्धि के लिए मुझे कहीं झांकना नहीं है। मतलब वो अपनी उसकी, क्योंकि अपनी खुद की सत्ता है ना, वो जो पूर्णता, एग्जैक्टली आपने मतलब वो जो सब बातें कह रहे हैं, जैसे साधना दीदी ने भी कही, संगीता दीदी आपने भी कही, तो वही सब बातें मतलब ऐसे दिमाग में आ रही थी कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट है सब वस्तु व्यवस्था। एक हमारा ही दिमाग है जो इष्ट अनिष्ट और उसमें उलझा रहता है, बाकी चीजें एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है ये पढ़ने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। अपना जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना समय सार जी में, उसमें एक बात मुझे हमेशा याद आती है और अच्छी लगती है। उसमें लिखा है, परमाणु मानो हंसता है कि ये जीव ये समझता है कि मैं इस परमाणु का, इस पुद्गल का स्वामी हूं, जबकि मैंने कभी ये नहीं कहा इससे कि तू मेरा स्वामी है। तो मानो वो हंसता है हमारे ऊपर, जीवों के ऊपर, मानो हंसता है कि देखो कितने बेवकूफ लोग हैं, ये समझते हैं कि मैं पुद्गल का स्वामी हूं, जबकि मैंने अपना अस्तित्व तो इनको सौंपा ही नहीं, मैंने इनको कभी अपना स्वामी माना ही नहीं। तो मतलब है कि एक एक परमाणु की अपनी अपनी सत्ता है, और वो परिपूर्ण सत्ता है, अणु अणु स्वयं में लीन है। मतलब कितनी कितनी गजब की भावना है ये। और जैसे कि अन्य मतों में ऐसी बात चलती है, वसुधैव कुटुंबकम, और इस सूत्र को बहुत महान समझा जाता है। तो यहाँ तो फिर महासत्ता को और ज्यादा व्यापक बना दिया है। तो यहाँ वसुधैव कुटुंबकम से भी बड़ा महासत्ता बताई कि विश्व के जो विश्व है, 3 लोक, इतना जो बड़ा विशाल विश्व है, ये वो जो विश्व है वो सब सत्ता स्वरूप है, सत्ता रूप से होने से सब एक है, सादृश्य अस्तित्व है, समान है सबका अस्तित्व, है ना। और समान अस्तित्व होने पर भी, महासत्ता होने पर भी मेरी सत्ता भिन्न है, इससे अपना प्रयोजन भी सिद्ध होता है। ठीक है ना। प्रयोजन की सिद्धि करना है तो अवान्तर सत्ता में स्वरूप अस्तित्व को में ही जाना होगा, उस दृष्टि को समझना होगा, तब हमें अपनी सत्ता का अनुभव होगा। और इससे हम देखेंगे तो अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिरसाएं, और ऐसे चित्त में जीव तब परतें ममत न थाए। क्योंकि सबकी सत्ता अपने अपने में है, सबके स्वचतुष्ट अलग अलग हैं, तो एक दूसरे से किसी का कोई संबंध है ही नहीं। प्रतीति जी भी कुछ बोलना चाहेंगी तो बोल सकती। ये जब प्रवचन सार जी हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये महासत्ता और अवान्तर सत्ता की बात जब आई, तो वो सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व, इसमें हम लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा था कि सादृश्य का मतलब क्या। जैसे भी प्रयोजन निकला ना कि सादृश्य में एक महासत्ता लेकर के सबको समान बता दिया, ये हमको प्रयोग नहीं आया था। सारी वस्तुएं कोई
छोटी बड़ी नहीं है, सब सामान्य, बिल्कुल सब, मतलब सब में एक सी सत्ता रूप से व्यापक है, सब एक से है, सादृश्य। ये मीनिंग आज पता चली, सादृश्य। और फिर उसमें स्वरूप, कि सादृश्य तो है ही, और अपने हाँ। अपने स्वरूप से भी कम, वो भी वैसे ही है, वो भी सत्ता वाले हैं, वो भी उत्पाद में ध्रुव वाले हैं, मतलब सारी चीजें। तो हमारा प्रयोजन तो हमारी सत्ता से सिद्ध होता है, और न न महासत्ता से हमारा अस्तित्व कम होता है, ना ही हम छोटे होते हैं, और ना ही महासत्ता बड़ी हो पाती है। ये बिल्कुल प्रयोजन की जो सिद्धि निकली ना, ये अभी हम्म। समझ सकते। बहुत नहीं तो अच्छा, हम लोग को वो सादृश्य स्वरूप अस्तित्व करते थे, बैठ के पढ़ते सब थे, मीनिंग भी हम्म। निकालते थे, लेकिन प्रयोजन नहीं निकलता था। ये तो ये द्रव्य बहुत, संग्रह पढ़ पढ़ के ये समझ में आने लगा है कि हाँ, सब जगह अपना प्रयोजन निकालो। ये बहुत सच में आपका भी बड़ा उपकार है। ये संगीता और हम लोग रोज द्रव्य संग्रह जी की 15 गाथा पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 15 गाथा, मैं इसको बार बार बोलती हूँ कि ये अशोक पंडित जी के कारण मेरे को पढ़ने का ढंग आ गया। हम्म पढ़ते तो आ रही हूँ मैं 50 साल से, लेकिन वो जो तरीका होता है ना, और विषय वस्तु कैसे निकालना, प्रयोजन कैसे निकालना, वो पांचों चीजें अब निकल जाती है, नयार्थ, मतार्थ, आगार्थ और पूरा भावार्थ, सब निकल जाता है। तो वो एक तरीका आने से इतना मजा आ रहा है हम लोग को पढ़ने में, और इतना बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। अभी तो नई नई बात रोज मिल रही है, हम्म। क्योंकि सब चीजें रिपीट हो रही है, लेकिन हम्म। उसका असली बात निकल रही है। तो बहुत बिल्कुल, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया है। और प्रतीति जी को भी कुछ कहना है क्या? तो उनको यदि ख्याल आया हो तो बोल सकती हैं। देखिए, हाँ बोलिए। महासत्ता और अवान्तर सत्ता के जो छह छह बिंदु बताए हैं, ये जितनी अपने चर्चा की, इससे आपको क्या ख्याल आया और इतनी चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं वो बोलें। इसमें ये बताया है कि प्रत्येक सब वस्तुएं मतलब अनंत पर्याय युक्त होके, मतलब सब वस्तुओं में अनंत गुण है, और सब मिलाकर एक महासत्ता होती है। मतलब और सबकी अलग अलग अस्तित्व भी है, अपना अपना अस्तित्व होने के कारण वो सबका अपना अलग, अब सबकी अपनी अलग सत्ता है। और ये महासत्ता मतलब जैसे इसके कारण जैसे सादृश्य बना है, या फिर त्रिलक्षण बना है, या अनंत धर्म युक्त है, ये जो भी गुण है इसका अवान्तर करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा उसमें। और मतलब यदि अर्थात प्रत्येक वस्तु महासत्ता रूप भी है और अपना अपना अस्तित्व लिए हुए भी है, और सबका अस्तित्व अपने आप में पूर्ण है, कोई किसी से कम ज्यादा नहीं है, और जिससे मतलब सब मतलब दूसरे से कम ज्यादा होने का भाव का मतलब नहीं आता है। बहुत अच्छा। इस तरह से। अच्छा, ये बताइए कि जैसे महासत्ता हमें समझ में आई, तो महासत्ता से क्या समझ में आई कि एक कोई महासत्ता ऐसी है कि जो एक है, ऐसा समझ में आया क्या? जैसे कि एक महास्कंद होता है ना, पूरे 3 लोक प्रमाण, एक महास्कंद होता है पुद्गलों का महास्कंद, ऐसी ही महासत्ता है क्या प्रतीति जी? आपको क्या प्रतीति हुई इस बात की? जैसे आपने महासत्ता की बात की, तो महासत्ता में क्या लगा आपको कि जैसे महास्कंद होता है ऐसी महासत्ता है क्या? या एक यह दृष्टिकोण है वस्तुओं को देखने का? ख्याल में है कि नहीं? ये याद रखना है। मतलब ऐसा नहीं समझने लगाना कि महासत्ता नाम की कोई महासत्ता है, जैसे कि महास्कंद है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने जब सारी वस्तुओं को देखा, तो सब वस्तुओं में एक धर्म ऐसा है जो समान है। ऐसे तो और भी हैं, सामान्य गुण है ना, तो सामान्य गुण में पहला गुण है अस्तित्व। पहले तो सत्ता तो सिद्ध हो वस्तु की, तो इसलिए मुख्यता उसको दी कि अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा तो बाकी चीजें कहां से सिद्ध होंगी। तो अब जब हमने सतपने की दृष्टि से, अस्तित्व की दृष्टि से देखा, तो सत 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 विश्व की सारी वस्तुएं सत्ता स्वरूप दिखाई दी। तो हमें समझ में आया कि विश्व की सारी वस्तुएं सत हैं। तो हमने सारी वस्तुओं के सत सत मात्र को देखा, सत सामान्य को देखा,
तो कहा कि ये तो महासत्ता है, क्योंकि सत्ता की दृष्टि से सब एक हैं। ये द्रव्यार्थिक नहीं कह सकते हैं, है ना। और जब पर्यायार्थिक नय से देखेंगे, यहाँ पर दो नयों की बात की ना, तो इसलिए अपन यहाँ एक अलग अर्थ में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक को समझ सकते हैं। तो इस दृष्टि से जब हमने देखा तो सब सत्ता सामान्य है, और जब हमने अलग अलग सबकी सत्ता देखी, ये पर्यायार्थिक अनेक पर्याय रूप भी कहा ना, तो ऐसी अलग अलग सत्ता भी दिखाई दे गई। तो ऐसे अलग अलग सत्ता ही है, लेकिन सबकी सत्ताएं सबकी अलग अलग ही हैं, लेकिन सत्ता मात्र से देखो तो सब समान है, क्योंकि ये सामान्य गुण है। इतना हमें समझना है, और ऐसा समझने से बहुत से लाभ हैं। सबको जब हम सत्ता स्वरूप देखते हैं तो समता आती है, और जब हम सबकी अपनी अपनी सत्ता को देखते हैं, अलग अलग सत्ता को देखते हैं, तो भेद विज्ञान प्रकट होता है। ये दोनों बातें हमें आती हैं, समता आती है और भेद विज्ञान प्रकट होने से हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। इस तरह से हमें इस महासत्ता और अवान्तर सत्ता के प्रकरण को अच्छी तरह से, ये सत द्रव्य लक्षणम में भी आ जाता है ना महासत्ता। हाँ सत द्रव्य लक्षणम, बिल्कुल, मतलब प्रत्येक द्रव्य का लक्षण ही सत बता दिया, और मतलब यही एक लक्षण दिया ना द्रव्य का, हाँ द्रव्य का यही लक्षण दिया, सद्रव्य लक्षणम। तो अब जब सद्रव्य लक्षण कहा, तो एक द्रव्य का लक्षण सत, तो दूसरे द्रव्य का लक्षण भी सत, तीसरे का भी सत, सारे द्रव्यों का लक्षण सत। तो सत की दृष्टि से देखें तो सब समान है। इसको कहते हैं सादृश्य अस्तित्व, समान अस्तित्व, ठीक है। और इसी समान अस्तित्व की दृष्टि से सब महासत्ता, मतलब सत्ता एक है ऐसा ये हमने कहा कि एक दृष्टिकोण है। और दूसरा दृष्टिकोण हुआ कि ऐसा मत समझ लेना कि सब महासत्ता रूप हैं तो एक हो गए, सर्वथा मत समझ लेना। प्रतिपक्ष भी मौजूद है, ये अनेकांत स्यादवाद है कि क्या है, कि स्वरूप अस्तित्व, अवान्तर सत्ता, मतलब सब द्रव्यों की सत्ता अलग अलग है, एक एक परमाणु की सत्ता अलग अलग है, प्रत्येक जीव की सत्ता अलग अलग है, मेरी सत्ता अलग है, शरीर आदि की सत्ता अलग है, सब विश्व के पदार्थों की सत्ता अलग अलग है। ये दूसरा प्रतिपक्ष भी वहां पर मौजूद है। एक जगह हमने महासत्ता की दृष्टि से देखा तो महासत्ता मुख्य हुई, अवान्तर सत्ता उस समय गौण हुई। जब हमने अवान्तर सत्ता को मुख्य किया तो महासत्ता का दृष्टिकोण गौण हुआ। मुख्य गौण की व्यवस्था से हमने विश्व की सारी व्यवस्था को समझ लिया, और समझ के अपना प्रयोजन निकालना है, प्रयोजन के बिना तो कोई बात बनती ही नहीं। और प्रयोजन यही निकलना चाहिए कि जब हम महासत्ता देखें, सब वस्तुओं को सत्ता सामान्य देखें, तो समता भाव जागृत होना चाहिए। और जब हम अपनी सत्ता को देखें, सबकी स्वरूप सत्ता अलग अलग है, सबकी सत्ताएं अलग अलग हैं, तो भेद विज्ञान प्रकट होगा। देह के एक एक अणु का अस्तित्व अलग है, ठीक है, कर्मों के एक एक अणु का अस्तित्व अलग है, और सब जीवों का अस्तित्व अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है। तो मैं अपने स्वयं के अस्तित्व स्वरूप वस्तु हूं, और चैतन्य सत्ता, अब वो आगे आएगी बात कि मैं चैतन्य सत्ता हूं, और चैतन्य सत्ता में जब जीव मग्न होगा अपनी सत्ता में, तो आनंद की उत्पत्ति होगी, जो इस जीव का मूल प्रयोजन है। ऐसी हमने ये अभी चर्चा की, और आज थोड़ा सा ज्यादा समय भी हो गया, तो ये 8वीं गाथा हमारी आज पूर्ण हो गई। हम और मंथन करें इस पर, इतना काफी नहीं है, मूल प्रयोजन की दृष्टि से तो हो गया, लेकिन और भी आपको ख्याल में आए कि इसमें ये बात भी और बोलनी चाहिए या समझनी चाहिए, शेयर करना चाहिए, और भी सोचें। हम सब मिलके जब एक एक विषय को समझेंगे तो पूरा ग्रंथ का जो मर्म है वो हमें निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस तरह हमने आज 8वीं गाथा किया। एक बार गाथा का पाठ कर लें फिर से, और जिनवाणी स्तुति करके आज की बात को हम पूर्ण करेंगे। कल 9वीं गाथा चलेगी।
बस भंग पढ़ना है ना, भंगुपाद, भा पढ़ना नीचे वाली लाइन में, माने सत्ता सब पयच्छा सविस्वरूपानंत पजाया भंगुपाद धुवत्ता सब पड़ी बखा हवदी एका निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। गुरुद्वारा सांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय।